कायम राधे राधे। सिस्टम के अकॉर्डिंग मैं अपना नाम परिचय देती हूँ। मेरा नाम शांति बुटोला है। मैं रुद्रप्रयाग कोटेश्वर से बिलोंग करती हूँ और अभी प्रेजेंट टाइम में मैं मुंबई में रहती हूँ। और मैं हेमंती बुटोला दीदी के माध्यम से इस बिजनेस में आई हूँ। दीदी को भी प्रणाम करती हूँ। और हम सब की अपलाइन आदरणीय आदरणीय सुषमा बिष्ट दीदी जी को भी मैं प्रणाम करती हूँ। और हमारी अपलाइन प्रियंका रावत दीदी जी, संतोषी रतोड़ी दीदी जी और बीबी मैठाणी भैया, मैठाणी दीदी, सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। और हम सब के मेंटोर ग्रेट अपलायन आदरणीय आशीष वशिष्ठ भाई जी को भी मैं चरण स्पर्श प्रणाम करती हूँ। और आज लीडर की कहानी उन्हीं की जुबानी है। लीडर तो मैं अभी बनी नहीं हूँ, बट मेरे अपलाइनों ने मुझे लीडर माना है तो मैं लीडर हूँ। तो मेरे को 2 साल हो गए बिजनेस में आए हुए। मैं ज्वाइन हुई थी 2022 में। पहले हेमंती बुटोला दीदी ज्वाइन हुई। तो दीदी ने मेरे को अप्रैल में बोला था ज्वाइन होने के लिए। पहले दीदी ज्वाइन हुई, फिर दीदी ने मेरे को बोला ज्वाइन होने को। तो मैं हमेशा मना करती रही कि नहीं, हमारे घर के ही सामने रिलायंस मॉल है, मैं मॉल से ही सामान लेती हूँ। तो दीदी ने बोला इसमें मसाले बहुत अच्छे हैं, क्योंकि तभी वो ज्वाइन हुई थी। तो शुरू शुरू में तो उसने बोला यहाँ मसाले बहुत अच्छे हैं। तो जब वो ज्वाइन हुई तो फिर उसने मेरे को बोला, तो पहले तो मैंने मना किया कि नहीं, हमारे घर के आगे रिलायंस मॉल है। फिर मैंने बोला ठीक है, देखती हूँ मैं। रिलायंस से भी मैं सामान लाई। फिर 2-3 महीने हो गए, फिर दीदी ने बोला अब तो सामान ले ले। तो मैं सामान लेने गई तो मुझे नहीं पता था कि इसमें आईडी लगाते हैं। और फिर जब जा रही थी मैं, तो मैंने बोला दीदी मैं सामान लेने जा रही। बोला 2,000 का सामान लेना। मैंने बोला 2,000 का क्या लूं मैं, हमारे घर पे तो मैंने परसों रिलायंस से सामान भरा। और जब मैं सामान लेने गई तो मैं 3,300 का सामान लाई। तो फिर मैं सामान लाई, फिर सामान लेके मैं घर आई। जैसे ही दीदी ने बोला अब तुझे भी ज्वाइन करना है तो मैंने बोला मैं किसको ज्वाइन करूँ, यहाँ तो कोई भी नहीं है। बोला कोई तो होगा रिलेटिव में, यहाँ वहाँ नहीं है, ये नेटवर्क मार्केटिंग है। गांव में कहीं भी जहां भी तुम्हारे रिलेटिव है वहां फोन करो, वहां से ज्वाइनिंग करो, नेटवर्क बनाओ। तो फिर मैंने सबसे पहले मैंने अपनी फ्रेंड को फोन किया, ममता को, ममता बुटोला, मेरी बहू भी है, तो मैंने उनको फोन किया। तो उन्होंने बोला, जब मैंने आरसीएम के बारे में बताया तो उन्होंने बोला यहाँ तो पहले से ही आरसीएम है। तो मुझे लगा था तभी सिर्फ मुंबई में ही आरसीएम है। तो मैंने बोला वहां किसने बताया आपको? तो बोला यहाँ प्रियंका दीदी ने बताया, यहाँ से तो सब लोग ज्वाइन है। फिर मैंने सोचा एक बार अब हो गया, अब तो यहाँ नहीं बताना। फिर अंदर से एक आवाज आई कि नहीं नहीं, एक बार बताती हूँ, क्या मालूम ये ज्वाइन होती है। फिर उसको जैसे ही बताया उसने बोला मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं ज्वाइन हो जाऊंगी। फिर मैंने अपने घर फोन किया, माँ को बताया। माँ ने बोला कि नहीं नहीं, ये प्रपंच में मत पढ़ना, तो ये मत कर आरसीएम। मैंने बोला ऐसा मत बोल, ये स्वदेशी है, स्वदेशी अभियान है। तो माँ से भी मुझे ना का रिप्लाई आया। फिर मैंने अपनी भाभी को फोन किया, मेरी भाभी ने बोला मैं तो कब से इसका न्यूट्री चार्ज खाती हूँ आरसीएम का, मुझे पता है। तो मैंने बोला आप ज्वाइन हो जाओ। बोला नहीं नहीं, ज्वाइन नहीं होंगी मैं, बट मैं कभी सामान ले लूंगी। तो भाभी ने भी मना कर दिया। फिर मैंने फेसबुक, बच्चों को बोला फेसबुक खोलने को। मैंने बोला कोई तो मिलेंगे फेसबुक पे। फिर वहां से मैंने 1-2 नंबर निकाले, फिर स्टेटस पे लगाना शुरू किया आरसीएम का सामान। फिर वहां से मेरी भाभी मिल गई गोपेश्वर से, लीला पवार। तो उसने बोला कि ये क्यों लगाया आपने स्टेटस? मैंने बोला ये मैं स्वदेशी अभियान में जुड़ी हूँ। तो बोला ये ऐसा सामान मेरे को भी लेके आना। मैंने बोला मैं कहाँ से लाऊं, यहाँ मुंबई से, तुम खुद ही लेके आना। तो बोले यहाँ तो दुकान है ही नहीं। फिर वहां से दुकान ढूंढी। फिर वहां एक डिस्प्ले वॉल था, दुकान है उधर लेकिन दूर थी, तो डिस्प्ले वॉल था। फिर वहां से वो ज्वाइन हुई। फिर यहाँ मुंबई में यहाँ स्कूल में है मेरी फ्रेंड यहाँ। फिर 2 फ्रेंड थी मेरी यहाँ से, तो उन्होंने बोला कि जानवी की मम्मी आजकल आप लेट आती हैं स्कूल। तो मैंने बोला लेट नहीं आती, मैं अब बिजनेस करती हूँ। तो उन्होंने बोला क्या बिजनेस करती है? मैंने बोला ऐसा ऐसा है। तो बोला ठीक है हमें भी ज्वाइन करो। एक तो यहाँ से मुंबई से दूसरी जगह शिफ्ट हो गई, तो दूसरी थी वो भी ज्वाइन हो गई। फिर ऐसे ऐसे करते करते लोग ज्वाइन होते गए। फिर 2-3 महीना हो गए। 2-3 महीना मेरे को बिजनेस में आए हुए। और फिर उसके बाद मैं बिगनर गई। फिर सडनली 3-4 महीने के बाद एक मेरा एक्सीडेंट हो गया, ऐसे ही हेल्थ इशू हो गया, जिसके बाद मैं आईसीयू में चली गई। और फिर तब तो मैं दूसरी दुनिया में थी ना।
तो फिर मैं वहां से थोड़ा, जैसे ही मेरा काम चल रहा था अच्छा खासा, मतलब टीम बन रही थी, ज्वाइनिंग भी आ रही थी, टीम भी ग्रोथ कर रही थी, तब तक मेरे साथ ऐसा हो गया। फिर ऐसी हालत हो गई थी, मैं बेड से ना मैं उठ पाती थी ना मैं चल पाती थी, बच्चे ही सुलाते थे और बच्चे ही मेरे को उठाते थे। अब यहाँ से तो कोई ज्वाइनिंग नहीं कर सकती थी मैं, लेकिन गांव जाना था फिर मेरे को अप्रैल में, और गांव जाऊं कैसे, मेरी हालत तो ऐसी हो गई। और फिर क्या करूं, फिर ऐसे ही ना मैं चल पाती ना उठ पाती ना बैठ पाती, गांव कैसे जाऊं, ऐसे में 3 दिन का रास्ता होता है मुंबई से। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मैंने सोचा था कि गांव जाते तो हम अपने गांव में हमारे देवता है थोड़ा पूजा करते। तो बोला नहीं, ऐसी हालत में तो जा ही नहीं सकती है। मैंने बोले एक बार ट्राई करते हैं, तो उन्होंने तो मना कर दिया, बच्चों ने भी मना कर दिया। फिर मैंने सोचा मैं डॉक्टर से ही क्यों ना पूछूं, लेकिन डॉक्टर के पास जाऊं कैसे, ऐसी स्थिति तो थी नहीं मेरी। मेरे को तो उठाते थे बच्चे, सुलाते थे, नहलाते थे सब, मतलब मैं कुछ कर ही नहीं पाती थी। फिर मैंने क्या किया, अपने रूम से निकली, यहीं पे लिफ्ट है, लिफ्ट में नीचे गई, गेट से ही टैक्सी किया और डॉक्टर के पास गई, वहां भी लिफ्ट में ही जाना था, चलना तो था नहीं मेरे को कहीं भी। तो डॉक्टर को पूछा मैं मुंबई से बाहर जाना चाहती हूँ थोड़ा, तो कैसे जाऊँ। तो बोला आप जा सकते हैं, लेकिन अपने रिस्क पे जा सकते हैं और वहाँ अपने फैमिली डॉक्टर को दिखा सकते हैं, तब आप गांव जाना हो कहीं भी जाना हो आप जा सकते हैं। तो डॉक्टर ने भी ऐसा बोल दिया, अब घर में भी मना करे सब, अब मैं कैसे जाऊं। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मेरी इच्छा है गांव जाना है और वहां थोड़ा सा पूजा भी करनी है, तो बोला ठीक है जाते हैं। अब 3 दिन का रास्ता मुंबई से गांव जाने का, अब ट्रेन में 3 दिन ना मैं बैठ सकती ना मैं उठ सकती ना मैं चल सकती। तो बोला ठीक है देखते हैं जाते हैं। तो जब मैं जिद पे आ गई, क्यों जिद पे आई थी मैं गाँव जाने के लिए, कि यहाँ रहूंगी, यहाँ तो मेरा नेटवर्क नहीं बन रहा, यहाँ से कोई ज्वाइनिंग नहीं हो रही, गांव जाऊंगी सामने से तो कोई किसी से बात करके ज्वाइनिंग आएंगी, वहां से टीम बनेगी थोड़ा। तो चली गई मैं ऐसी हालत में गांव, वहां गई थोड़ा दिन घर पे रही, थोड़ा घर पे बताया, फिर वहां से देहरादून आई, देहरादून भाभी को बताया, फिर अपनी बहन को बताया। तो मेरी ऐसी हालत थी, मुझे अपनी हालत पे मतलब ये नहीं था कि मैं ऐसी हूँ तो कैसे चल पाऊँ, मुझे ये था मैं टीम कैसे बनाऊं। वहां भी मुझे ये हो रहा था कि अब तो ये दूसरा जन्म मिला है मुझे, तो इस जन्म में भी अब कुछ नहीं करना तो फिर क्या करूं। तो इसीलिए मैं गांव भी गई, वहां से टीम भी बनाई, भाभी भी ज्वाइन हुई, मेरी बहन भी ज्वाइन हुई। साथी हूँ यहाँ पे, देखो जब मैं हॉस्पिटल में थी तो तभी तो मैं बात भी नहीं कर सकती थी, आईसीयू में थी, बोल भी नहीं सकती थी, कुछ भी नहीं। तो मेरे हस्बैंड मेरे को खुश करने के लिए बहुत सारे बहाने ढूंढते थे। एक जब मेरी आरसीएम में बेड रेस्ट था मेरा, तो मेरी सैलरी आई थी 950। तो ये यहाँ से गए उधर मेरे को मिलने गए हॉस्पिटल में और बोले आज तेरी सैलरी आई, मैंने बोला कितना है, बोला 950। तो मैं इतनी खुश हुई, मैंने बोला, बोल तो नहीं पा रही थी लेकिन फिर भी मैं उनको बताया, मैंने देखो मैं यहाँ बेड पे लेटी हूँ, मेरी तो ऐसी हालत है, बोल भी नहीं पा रही हूँ मैं, लेकिन फिर भी मेरी 950 आई। तो वहां जब मेरे को थोड़ा सा मतलब बोलते थे कि आप उठ सकते बैठ सकते, तो मैं सबको बुलाती थी और अपने बेड पे मैं बोलती थी यहाँ पे बैठो। तो उनको लगता था ये बैठने को इसलिए बोल रही है कि मतलब इसको थोड़ा अच्छा लगे, लेकिन मैं उनको बोलती थी देखो मैं यहाँ हूँ और मैं स्वदेशी अभियान में जुड़ी हूँ इस मिशन में, देखो मेरी यहाँ सैलरी आई बेड पे लेटे लेटे। तो वो बोलते थे ऐसा क्या काम करती थी, वहां सब पेशेंट थे, लेकिन मैं आरसीएम का नाम सुनते ही बात करने को खड़ी हो जाती थी, मतलब सपोर्ट से होती थी लेकिन बैठ पाती थी। और फिर उनको भी वहां मैं प्लान दिखाती थी कि देखो ऐसा बिजनेस है ये, और फिर सबको मैं ऐसे उधर प्लान दिखाती थी। घर पे भी मैं यहाँ आती थी तो फोन करती, पूरा दिन क्या करूँ, बात तो मैं कर नहीं सकती थी, लेकिन मैसेज करके मैं सबको बताती थी, मैं बैठी नहीं रहती थी। साथियों, कहानी तो मेरी बहुत लंबी चौड़ी है। तो मैं ये बोलती हूँ, जो लोग बोलते हैं ना कि हमारे यहाँ से कोई ज्वाइन नहीं हो रहा, जहाँ पे मैं हूँ जिस एरिया में मैं हूँ, मैं अपनी तारीफ नहीं करी लेकिन मैं बताती, मैं रहती हूँ अंबानी जी के पड़ोस में, और सुनील शेट्टी, जूही चावला, पॉलिटिक्स वाले, ये सब लोग हैं ये एरिया में। तो वो तो हमसे बात नहीं कर सकते हैं और ना ही मैं उनको आरसीएम का प्लान दिखा सकती हूँ। लेकिन आप नेटवर्क बाहर बना सकते हैं अपने रिलेटिव में, आजकल फेसबुक फ्रेंड है आपके, इंस्टाग्राम फ्रेंड है, वहां से आप नेटवर्क बना सकते हैं। तो मैं ऐसे एरिया में हूँ, यहाँ कोई बात करने को भी नहीं है। कहने को तो मैं यहाँ 20 मंजिला बिल्डिंग पे हूँ, लेकिन 20 मंजिला बिल्डिंग पे एक भी पड़ोसी नहीं होगा जिससे मैं बात कर सकती हूँ।
कोई नहीं, सब अपने घर के अंदर बंद है। जब दीपावली आती है तब मुझे मालूम पड़ता है कि हाँ यहाँ हैं लोग, क्यों सबके घर के बाहर लाइट चालू रहती है, नहीं तो मुझे मालूम ही नहीं पड़ता कि यहाँ बिल्डिंग में कोई है कि नहीं है। जब हेमंती बुटोला दीदी ने बोला था कि तू भी अब ज्वाइनिंग कर, मेरे फोन में सिर्फ 9-10 नंबर थे, मेरे माँ पापा, भैया भाभी और मेरी दोनों जेठानी हेमंती बुटोला दीदी और विजय दीदी, और मेरी बहन और एक मेरी फ्रेंड थी मेरी बहू ममता बुटोला, बस यही नंबर थे मेरे पास, और कोई नंबर नहीं थे। तो मैंने बोला था तभी मैं किसको ज्वाइन करूं। आज कितनी बड़ी टीम है, तो पूरे कितने लोग हैं वो मुझे भी नहीं है मालूम, मैंने कुछ दिन पहले आईडी सबकी लिख के रखी थी, और फिर अभी नए लोग ज्वाइन हुए तो वो मैंने लिखे नहीं है। तो आप अपने इर्द गिर्द मत घूमिए, आप फोन पे नेटवर्क बनाए और जुड़े रहे, नेगेटिव मत, मेन पॉइंट ये है नेगेटिव मत होए। और अब तो हमारा फ्री सामान भी है, तो देखो जिनको फ्री सामान चाहिए उनको उस तरीके से समझाए, जिनको पैसे चाहिए उनको पैसे की भाषा में समझाए, जिसको मान सम्मान चाहिए उसको मान सम्मान की भाषा में समझाए। और जिसको सुषमा दीदी जी बोलती है ना ये 100-200 का बिजनेस नहीं है, और भैया बोलते हैं ये तेल मसाले का बिजनेस नहीं है, तो जिनको कुछ बड़ा करना है और जिनको आगे बढ़ना है और दूसरों को भी बढ़ाना है तो उनको उस भाषा में समझाए। और खाली मत बैठे, मेरा कहने का मतलब ये होता है कि खाली मत बैठिए आप। देखो मेरी कुल ज्वाइनिंग होगी 8 या 9 ज्वाइनिंग होगी, बस इतनी है, इससे ज्यादा मेरी ज्वाइनिंग नहीं है। लेकिन मैं कभी भी फ्री नहीं रहती हूँ, जब मैं रात को सोती हूँ ना तो मैं रात को ही सोचती हूँ, माइंड में मैं लिस्ट बना देती हूँ कि कल सुबह मुझे इतने लोगों से बात करनी है। मैं सुबह स्कूल जाती हूँ 9 बजे, 10:30 बजे तक मैं घर आती हूँ बेबी को छोड़ के अपने। तो जो मेरे पास आधा घंटा पौने घंटा बचता है ना, वो घंटे में अगर नए लोग हैं तो 2 लोगों से बात करती हूँ, और जो ज्वाइन होने वाले हैं एक से बात करती हूँ, और अगर जो पुराने लोग हैं तो 2-3 लोगों से मैं बात करती हूँ। तो जिनकी ज्वाइनिंग नहीं आती है ना तो वो नेगेटिव मत होए, ये मत सोचिए कि क्या करना नहीं हो रहा। आप ज्वाइनिंग लगाए, ज्वाइनिंग लगाना नहीं आता तो पोस्टर बनाए, पोस्टर बनाना नहीं आता तो बात करिए, बात करना नहीं आता तो अगर आपके नजदीक दुकान है तो दुकान उनका सामान उनके घर तक पहुंचाए। वो भी नहीं होता तो आप गूगल से फोन नंबर निकाले जिनकी दुकान दूर है पास है, जो नए लोग ज्वाइन हो रहे उनके लिए दुकान पीयूसी का नंबर निकाले, कुछ ना कुछ आप करते रहे, फालतू मत बैठिए। तो मेरी कहानी तो इतनी है, अभी कुछ ज्यादा मैंने किया नहीं है। और हम सब लोग सामान लेते रहे, 100% यूजर बनिए और आरसीएम का प्रचार प्रसारण करते रहे। जय आरसीएम। थैंक यू सो मच। और बहुत ही शानदार कहानी रही है आज शांति बहन की। और साथियों, कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और आज शांति बहन की कहानी से मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। आईसीयू में रहने के बावजूद भी उन्होंने आरसीएम के प्रति इतना, वो अपने सरल शब्दों में बहुत कुछ कह गई, और इतने सरल तरीके से बिजनेस को करती है कि पता ही नहीं चलता है कि इसकी अचीवमेंट कैसे आ रही है और इसकी टीम इससे कनेक्टेड कैसे है। बहुत शानदार कहानी रही है बहन आपकी, और रियली प्राउड ऑफ यू। और साथियों देखो, करने वाले कर लेते हैं, बहाने वाले बहाने बनाते हैं। कहते हैं ना कि कामयाबी उनके पास कभी नहीं आती जिनके पास बहाने होते हैं, और जिनके पास कामयाबी आते हैं उनके पास बहाने नहीं होते। तो बहन ने बहाने नहीं ढूंढे हैं, उन्होंने कामयाबी का रास्ता ढूंढा है। हर हाल में वो घर गई है, उसने वहां नेटवर्क बनाया है, जो रिजल्ट आज आप सबके पास है कि वो ईगल पिन पे है, और एक मेंटेन बिजनेस है। जब से मतलब जिस पिन पे गई है कभी डाउन नहीं आई है, बहुत शानदार बिजनेस मेंटेन करती है। रियली प्राउड ऑफ यू बहन। और कई साथी हैं कि थोड़ा सा एक छोड़े फोटे फोड़े फुंसी पे भी बिजनेस में लापरवाही कर लेते हैं, थोड़ा सा बुखार आने पे बिजनेस में लापरवाही कर लेते हैं। सच में अगर हम इस बिजनेस को इम्पोर्टेंस देंगे तो हम डेफिनेटली बड़ा काम कर सकते हैं। जब अपने आसपास ऐसे माहौल में रह के जहाँ पे सारे हाई सोसाइटी के लोग रहते हैं, जहाँ पे हम बातचीत भी नहीं कर सकते, जब शांति बहन वहां से काम कर सकती है वर्क फ्रॉम होम, तो हम सब क्यों नहीं कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी, बहुत शानदार कहानी रही है शांति बहन आपकी। और सच में
बहुत कुछ बहुत बड़ी लीडर बनोगे आप, ये पूरा विश्वास है, और बहुत सारे लोगों को सीखने को मिला है। आपके इन सरल शब्दों ने बहुत बड़ा जादू है, और दिल तक लोगों तक पहुंचाई है आपने अपनी बात को। तो बहुत बहुत बधाई है आपको, यूं ही तरक्की करते रहें। ये थी हमारी शांति बहन मुंबई से, ईगल पी नचिवर। तो थैंक यू बहन, अपनी कहानी हम तक पहुंचाने के लिए। और आज जो नेक्स्ट कहानी है देहरादून की जांबाज शेरनी। और सच में शकुंतला बहन के पास बारे में जितना कम बोला जाए, जितना बोला जाए उतना कम है। एक ऐसी महिला लीडर जिन्होंने मात्र 1 साल में इतना अच्छा ग्रो किया अपने बिजनेस को, और आज भी उनका बिजनेस प्रॉपर मेंटेन रहता है। और एक ऐसी लेडी लीडर, अगर आज आप उनकी बात सुनोगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि बिजनेस मेंटेन करना किसको बोलते हैं और इन्होंने किस तरीके से किया है। जो सिर्फ अपने काम से मतलब रखते हैं, जो सिर्फ अपनी टीम से मतलब रखते हैं, जो अपनी बिजनेस को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, हर हाल में हर काल में अपने बिजनेस पे ध्यान देते हैं, वो कभी हारते नहीं है। तो मैं आप सबकी जोरदार ताली से इनवाइट करना चाहती हूँ देहरादून की टाइगर टीम की शेरनी शकुंतला राणा बहन, जिन्होंने ईगल जैसा मुकाम हासिल किया है। मोस्ट वेलकम दीदी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पूरा टाइगर टीम आपको दिल से हार्दिक स्वागत करता है। मोस्ट वेलकम, और अपनी कहानी से प्रेरित कीजिएगा, और सब इंतजार कर रहे हैं आपकी कहानी सुनने का। मोस्ट वेलकम है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद बहन, बोलने का मौका दिया और मेरे को इस लायक बनाया कि मैं यहाँ पे 2 शब्द बोल पाऊँ। बोल तो नहीं पाती हूँ, लेकिन आपने जबरदस्ती मेरे को इतना सिखाया, इतना एजुकेशन दिया कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा, मतलब पहले तो मैं खड़ी भी नहीं वो करती थी, मैं माइक बंद कर देती थी, वीडियो बंद कर देती थी। पर अब इतना लायक आपने बनाया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। और मेरा नाम शकुंतला राणा, मैं रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ, और फिलहाल में देहरादून में रहती हूँ, और सीख रही हूँ मैं अपनी ग्रेड गुरुओं के माध्यम से इस खूबसूरत सा सिस्टम को। और लगा, और सभी ग्रेड गुरुओं को मैं प्रणाम करना चाहती हूँ इस मंच के माध्यम से, जिन्होंने हमको इस लायक बनाया। और अपने गुरुओं को मैं प्रणाम, तहे दिल से प्रणाम करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं प्रणाम करना चाहती हूँ ग्रेड गुरु आशीष बशीर भैया जी को, जिनकी एजुकेशन में हम आगे बढ़ रहे हैं और मोटिवेशन हो रहे हैं और एजुकेशन सीख रहे हैं। हमने तो स्कूल में तो कुछ भी नहीं सीखा था, लेकिन गए थे केवल स्कूल में नाम के लिए, लेकिन काम ही करते थे। कुछ और घास घूस काटते थे, खुदाई करते थे, फूल वगैरह लगाते थे। हमने कुछ पढ़ा नहीं, लेकिन धन्यवाद करना चाहती हूँ, भैया ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमारे लिए बनाया है, जो हम भी कुछ सीख रहे हैं, कुछ अच्छी बातें सीख रहे हैं। और मैं धन्यवाद बहन का करना चाहती हूँ, जो मेरे को मतलब इतना लायक बनाया। और तहे दिल से प्रणाम अपने ग्रेड गुरु सुषमा बिष्ट बहन जी को करना चाहती हूँ। और मैं प्रणाम करना चाहती हूँ रिंपी भट्ट बहन को, जितनी जिसके मार्गदर्शन से हम आगे बढ़ रहे हैं, और जिसकी प्रेरणा स्रोत से हम बार बार आगे बढ़ रहे हैं, और इतना अच्छा एजुकेशन मिल रहा है, बार बार अब उनका सपोर्ट मिल रहा है। और मैं प्रणाम करना चाहती हूँ अपनी सभी बहनों को, जो मेरी अपलैन हैं और मेरे अपलैन में आते हैं नीतू डुबरे बहन, उनके माध्यम से मैं यहाँ इस सिस्टम में आई हूँ। और सुषमा बहन और मधु बहन, उषा बहन, और मैं प्रणाम करना चाहती हूँ कि बुद्धिवल मेठानी भैया जी को, और मैं मीनाक्षी मेठानी दीदी बहन को भी मैं प्रणाम करना चाहती हूँ तहे दिल से, जिन्हों के मार्गदर्शन में हम आगे बढ़ रहे हैं। इतना खूबसूरत सा सिस्टम हमको मिला है। हम क्या करते थे, केवल किचन संभालते थे और अपने मेहमानों को खिलाते थे, और झाड़ू पोछा का काम, मैं एक हाउस वाइफ हूँ, और मेरे हस्बैंड टीचर हैं, वो मसूरी में रहते हैं। और वही था काम की वो करना है, किचन संभालना है, रोटी पकानी है, खाना पकाना है। और बहुत बहुत धन्यवाद मैं भैया जी को कहना चाहती हूँ कि जिन्होंने हमको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। हम सुबह भी पढ़ रहे इस प्लेटफॉर्म में, शाम को भी पढ़ रहे, 24 घंटा हमारे दिमाग में वही चल रहा है कि हमें अभी कुछ करना है। मतलब हमने अपना सपना को जगाया, सपने तो हमारे मर चुके थे, लेकिन सपना को जगाया। बचपन के सपने तो बहुत थे, बहुत कुछ करने का मतलब सोचा था, लेकिन कभी कुछ नहीं कर पाए। एजुकेशन भी नहीं थी, और इतना मतलब सपोर्ट भी घर से नहीं था, टाइम भी नहीं था हमारा, मतलब
कुछ सपने तो बहुत थे करने का कि कुछ करना है, लेकिन कर कुछ नहीं पाए। बहुत कुछ किया, कभी कुछ सोचा कि ये करना था, कभी कुछ सोचा कि वो करना था, कभी कुछ सोचा। मतलब मेरा तो यही था बचपन से कि कुछ ना कुछ तो करना है। मैं फालतू अच्छा नहीं लगता मुझे ना, पहले से मुझे अच्छा ही नहीं लगता था। मैं सोचती थी कि कुछ करूं कुछ करूं कुछ करूं मैं। पर सपने फिर 1-2 साल से मर गए थे, मतलब सपने कि अब कुछ नहीं कर पाऊंगी, कि अब मेरे लायक मतलब कुछ भी नहीं है। अब नहीं सिलाई कर पाऊंगी, आंख नहीं है, नहीं कढ़ाई, नहीं बुनाई, नहीं तो कुछ पार्लर, कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। अब मैंने केवल काम करना है। कुछ दिनों से मैंने यही किया कि अब कुछ नहीं होगा मेरे से। तो अब कीर्तन मंडली में अब ढोलक बजाते हैं, गाना गाते हैं, बस अपनी मौज मस्ती करते हैं। बस हमने वही किया, 1-2 साल तक हमने वही किया। पर वहां भी इतना अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ है, जो हम वहाँ थोड़ी देर में जाते हैं तो हमको मतलब सवाल पे सवाल जवाब देना पड़ता है। यहाँ इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमें मिला है कि हम चाहे अपनी मर्जी से इसको कर सकते हैं। कभी भी करो, शाम करो, अपना टाइम निकाल के। करते क्या थे तो हम फालतू फेसबुक व्हाट्सएप पे रहते थे, अपना फालतू टाइम बाहर पे गप्पी लगाते थे, अपना टाइम बर्बाद करते थे। इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मैं भैया को धन्यवाद देना चाहती हूँ, और अपने गुरु को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो कि हमको इस पाठशाला से आगे आगे की क्लास में ले जाने के लिए तैयार है। और कहानी तो मेरी अभी कुछ नहीं है, कहानी तो मैं सीख रही हूँ अपने अपने के माध्यम से और उन्हीं के सहारे से, कहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे क्या करना है। तो दोस्तों मेरे को हो गई इस सिस्टम में 2 साल हो गए हैं। और मैं अगस्त में इस सिस्टम में आई थी, और भैया आए थे हमारे मोहल्ले में, नीतू डुबरियाल के घर पे होम मीटिंग थी। उसका डिस्प्ले वॉल के मतलब ओपनिंग थी, और उसने हमको बुलाया था, तो हम वहां पे आए। तो भैया ने बहुत अच्छा प्लान बताया था, समझ में अच्छा आया। फिर बहन ने भी बताया प्लान, वहां पे आधा प्लान बहन ने बताया, फिर मेठानी भैया ने भी बताया, तो समझ में आया। फिर लोग बोलते रहते वहां पे, बोला कि वैसे बोलते हैं, फालतू बोलते हैं। फिर मेरे मतलब माइंड में आ गया कि बोल तो अच्छे रहे, हेल्थ संबंधी जब प्रोडक्ट है, कुछ नहीं होगा तो कम से कम हेल्थ तो रहेगी, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब रहता था। तो मेरा मन ही मन ऐसा हुआ कि मतलब अपनी आईडी लगा दूं। फिर मैं अपनी दोस्त के बात पे बाहर आ गई, और वो लोग चले गए, मैं वहां पे रुकी रही। और मैं वहां पे रुकी रही तो मैं थोड़ा बहुत सामान ले रही थी। और फिर बहन आई, सुषमा बिष्ट बहन, और उन्होंने बोला कि बहन ऐसा है सिस्टम, हेल्थ संबंधित है। अब मैं देखो, मेरे पूरी मतलब बैकग्राउंड मेरा आर्मी से है, और मैं कर रही हूँ। तो मैंने सोचा इनका तो आर्मी से ही खुद है, और हमारा तो कोई भी नहीं है। मैं तो भाई, अपने भाई के कार्ड से हम सामान ले आते थे ना। तो मैंने सोचा कि मैं घर जाती हूँ, बात करती हूँ। बिना पूछे तो कुछ कर नहीं सकती हूँ, लेकिन मैं घर पूछ के बात करूंगी और सोचूंगी इस बारे में। मुझे सिस्टम अच्छा लगा। बहुत सारे सिस्टम मैंने सुने थे, लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे। बहुत सारे आते थे प्लान बताने, कि कोई अभी तक भी बोल रहे कि बहुत सारे भड़का रहे कि आप लोग आ जाओ, हम तुम्हारे साथ इतनी आईडी लगाएंगे, उतने आईडी लगाए, मैंने कर रहे हैं। तो अब बहुत सारे मेरे दोस्त तो अलग हो गए, मैं उनके साथ दूसरी कंपनी में तो जुड़ी नहीं। तो बहुत सारे लोग अलग भी हो चुके हैं। और तब फिर मैंने सोचा, तो मैंने घर बताया, घर वालों ने मना किया तो मैं जिद पे अड़ी रही। मैंने सोचा कि मैंने करना है, मैं एक बार देखती हूँ। तो घर वालों ने मना किया कि सामान तो यहाँ भर रखा है, क्या लाओगे। मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ तो लाऊंगी मैं। तो पहले दिन वो ला रखे थे, कैंटीन से ला रखे थे बहुत सारा क्योंकि भैया का था ना कार्ड, तो कभी कभी लाते थे, तो बहुत सारा सामान हम ला गए थे। तो सामान ला गए, वो सामान देखो वहां की भर रखा है, क्या सामान लाएगी। अब क्यों जोड़ना है, फालतू की कंपनी होती है, और कमी हो रखी है क्या। और मैंने बोला नहीं, मैंने एक बार देखना है, हेल्थ संबंधित प्रोडक्ट है। और बहनी मतलब भाषा में मतलब ऐसी वो हुआ ना, प्लान ऐसा बताया कि मतलब मेरे दिल से कि बोल रहा कि मतलब मैं नहीं जुड़ना है तो जुड़ना है, देखती हूँ मैं। आता तो मुझे कुछ नहीं था, लेकिन मैंने बोला मैं जुड़ती हूँ। और फिर मैंने घर बोला, तो घर वालों ने मना किया, बच्चों ने भी मना किया, सब ने मना किया। फिर मैं जुड़ गई, अपने आप जुड़ गई। और वहां गई मैं, सामान मैंने सोचा कि मैं क्या ले जाऊं, सामान तो घर पे भर रखा है, मैं क्या ले जाऊं। तो देखा मैंने वहां एक प्रेशर कुकर था वेस्टिज का, तो मैं उसको ले आई और अपनी आड़ी लगा ली। तो मैंने अपनी आईडी लगा ली। तो घर तब सामान तो था, लाई नहीं मैं, पर प्रेशर कुकर लाए, तो वो अच्छा है, तो फिर भी हम उस पे खाना पकाते हैं, अच्छा है। और तब घर वालों ने कुछ नहीं बोला। अब तब बोलते रहे कि जुड़ी होगी तो अब कुछ दिन फिर दूसरा महीना आया,
और दूसरा महीना आया तो मैंने कहा सामान, तो वो बोलते थे बार बार कि फिर भी लाना है। मैंने कहा फिर भी लाना है, तो इस महीने लाना, दूसरे महीने मत लाना। फिर मैं दिल में बोलते हाँ ठीक है, लेकिन मैं सोचती तो ऐसे थी कि मतलब चलो कोई बात नहीं, मैं हाँ बोल देती थी, हाँ कोई बात नहीं, दूसरे महीने नहीं लाऊंगी। आप फिर तीसरे महीना फिर बोलता था कि तीसरे महीने फिर भी लाना। मैंने कहा हाँ। आप फिर बोलते कितने महीने लाना है। मैं कहती इस महीने देख दूँ मैं। आप फिर मैं मन में तो मतलब मीटिंग मूटिंग देखी मैंने, मेरे अपलाइनों ने मतलब अच्छा ज्ञान दिया मुझे, पहले से ही बताया कि मीटिंग वो करना है। तो जब मैंने मीटिंग देखी तो मेरा मतलब ये हो गया कि पूरा समर्पण का भाव हो गया आरसीएम में, कि करना है तो आरसीएम, नहीं करना था आरसीएम। इतनी पॉजिटिव बातें और इतनी प्यारी प्यारी बहनें, और बहुत अच्छा सिस्टम, भैया का इतना अच्छा ज्ञान, बहनों का इतना अच्छा ज्ञान। मैंने कहा ये तो दुनिया में पहली बार सुन रही मैं तो। हमने तो केवल वही सुना कि अब काम की बातें और लड़ाई या किसी की मतलब बातें सुना, मोहल्ले में भी ऐसी बातें, तो वो बातें मैं मुझसे मतलब पहले से ही परेशान हो जाती थी उन बातों से। मैं नफरत थी कि कब छुटकारा मिलेगा इनसे। और चंबीलानी का भी प्लेटफॉर्म, परंतु इस प्लेटफॉर्म ने तो सपना पूरा कर दिया भैया ने। और वही है कि तब मैं जुड़ी, और तब मैंने सोचा कि मैं क्या करूं किसको। तो 1-2 महीने तक मेरे समझ में कम आए। मैंने सोचा अपने अपने को बोला मैंने क्या करना है क्या करना है। उन्होंने बोला कि मीटिंग में आना है तुम्हें। तो मैं हमेशा मीटिंग में आई, और मीटिंग में आए तो मैंने सुना सुना सुना, इतना अच्छा लगा मुझे, इतना अच्छा लगा कि मैंने सोचा कि अब चाहे कोई जुड़े ना जुड़े, लेकिन मैंने तो यहाँ टिकना है। और तब मैंने सबसे पहले बताना तो आता नहीं था, पर अब लेने के सारे मैंने अपनों को ही बताया, अपनों को। तब अपनों को बताया, सबने मना किया। हम इतनी बड़ी फैमिली, हमारी बहुत बड़ी फैमिली है, मेरी बहुत सारी बहनें भी है, भाई भी है, बहुत सारे हैं, सबने मना किया। तो फिर मैं निराश हो गई कि क्या करूं अब क्या करूं मेरा। पर मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं देखती हूँ, मेरे बाहर होंगे, फ्रेंड होंगे, मेरे कोई तो होंगे, मेरे स्कूल के दोस्त, मेरे कोई तो मिलेगा। अब फिर मैंने धीरज रखा कि मैं जरूर कुछ करूंगी, किसी न किसी को बताऊं। तो बड़ी मुश्किल करके तो मैं अपनी बहनों को लाई, एक 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 करके। फिर उन्होंने दूसरी बार काम ही नहीं किया। फिर मैं किसी अभी भाभी को लाई, फिर उन्होंने भी काम ही नहीं किया। फिर दूसरे काम बहुत सारों ने मेरे साथ मतलब काम ही नहीं किया। लेकिन अब मेरी इतनी अच्छी टीम बन चुकी है कि मैं क्या बोलूं, मैं बोल ही नहीं सकती हूँ। अपनी बहन का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, और भैया का एजुकेशन का भी। और मैं, मेरी कहानी तो खैर क्या है, वो कहानी तो कुछ नहीं है मेरी, पर मैं अपनी अपलाइन, जो मेरी अपलाइन बोलती है ना, मैं वही करती हूँ। तो इनके मार्गदर्शन से मैं आगे बढ़ी हूँ, और बहुत अच्छा एजुकेशन है। और अब तो हस्बैंड भी खुश होते हैं, देखते हैं भैया की मीटिंग में, उनको बार बार जैसे भैया अच्छी बातें बोलते हैं, तो मैं उनके सामने ले जाती थी। बहुत दिनों तक तो मतलब वैसी चला कि नहीं, हमारा यहाँ खाना छीना मतलब हराम कर दिया, ऐसा वैसा, क्योंकि उनकी ड्यूटी थी दूर। तो रात भी मैं लगी रहती थी फोन पे, दिन भी लगी रहती थी फोन पे, कि कब किससे बात करो, कब किससे बात करो, कब किससे बात करो। तो बच्चे बोलते यहाँ हल्ला मत करना, हाँ पति बोलते वहां हल्ला मत करना। फिर भी मैंने छोड़ा नहीं, चाहे मैं रात अंधेरे में ऊपर छत में बातें करती थी किसी के साथ। कभी कभी मुझे लगता था कि लोग आगे पीछे से वही पागल पुगल नहीं हुए। और फिर मैं सोचा, अपनी बहनों को बोलती थी मैं कि करो करो, तो बहनों ने भी बिल्कुल नहीं किया, मेरी बहनों ने। और तब मैंने औरों को बोला, बहुत बोलना लगा, बोलने शुरू किया। तब मैंने लिस्ट बनाई, बहुत मतलब काफी लोगों को मैंने बताने में, मुझे शर्म नहीं आती थी बताने में, बिल्कुल मैं, मुझे शर्म नहीं आती थी बताने में। मैं सोची अच्छा ही काम तो है, जब भैया इतने अच्छे तरीके से इतने गर्व से बोल रहे हैं, तो क्या इसमें गलत है, किसी का भला हो जाए तो क्या इसमें गलत है। तो एक दिन फिर भैया भी हमारे घर आए थे, तो इनको समझाया था भैया ने, तो तब से इनके समाज में अच्छे ढंग से आ गए। फिर रिम्पी बहन भी आई थी, तो उनके समझ में तब और अच्छे ढंग से आ गए। तब से वो खुद अपने आप सामान ले आते हैं, खुद मतलब वो करते हैं, सपोर्ट करते हैं, अच्छा सपोर्ट करते हैं सभी। और पहले तो बच्चों ने भी विरोध किया, कहीं भाई बहनों ने भी विरोध किया, बहुत विरोध किया। कहीं पे मैं जाती थी, बताती थी मैं किसी को साड़ी लिया, तो फिर मेरी बहन मेरे पीछे पीछे आ जाती थी, जरूर दीदी ना आज हम की बात कर रही होगी। और फिर उन लोगों को भी इधर उधर कि मत जोड़ना यार दीदी के साथ, दीदी तो पागल है। कुछ दिनों बोल देते हो कि दीदी का ना आजकल थोड़ा सा दिमाग खराब हो रखा है, जय माता नहीं बोलती है और जय आरचम बोलती है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। और फिर भी मैं हारी नहीं, बहुत सारी जैसे ज्वाइनिंग भी लगाए मैंने। तो पहले पहले तो किसी ने बोला कि होता है चैलेंज, सबके साथ आता है। तो बहुत सारों ने बोला कि नहीं नहीं, मैं तो लगाऊंगी तेरे साथ, आईडी तो लगाऊंगी तेरे लिए, तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और जब आईडी लगाई तो 2-2 महीने तक
सामान नहीं लाए, गायब हो गए तब। आप फिर किसी की फिर मैं दोबारा आईडी लगाई दूसरों की, आप फिर वो सामान की फोटो, थोड़ा आधा सामान की फोटो आप मेरे फोन पे भेज देते, आप फिर वो फोन ही नहीं उठाते 2-2 महीने तक। परेशान पहले पहले ना। तो चैलेंज सबके साथ आते हैं, नए लोगों ऐसे मत बोलना कि चैलेंज आते हैं, सबके साथ आते हैं। और मेरे साथ भी आए बहुत सारे, मैं कह नहीं रहे कि फोटो अभी तक मेरे पास है, पर वो लोग नहीं आए। उनके किसी किसी के आधा आधा आईडी छोड़ रखी है। तो आधा आईडी लगाया, फिर ओटीपी देते टाइम वो भाग जाते हो, तब फोन ही नहीं उठाते। पहले पहले नहीं नहीं हम तो तेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप फिर वो बारी आई है, वो अलग हो जाते हैं। और चैलेंज तो सबके साथ आते हैं, लेकिन करना है, सबने करना है, चैलेंज आना है। चैलेंज के पीछे कभी भी ये नहीं मनाना, हर एक इंसान के साथ आते हैं। मेरे साथ बहुत सारे चैलेंज आए, फिर भी मैं पीछे नहीं रही। मैंने सोचा कि आज हम तो करना ही है, करना है। जब इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, हम कहाँ कहाँ घूम के नहीं आए, भीलवाड़ा आए, दिल्ली आए, कहाँ कहाँ नहीं देखा हमने। और वहां लुधियाना भी आए, तो इतना अच्छा लगा, इतना मोटिवेशन, इतना भैया का सपोर्ट, इतना बहनों का सपोर्ट, इतनी प्यारी प्यारी बहनें। और कुछ यहाँ का प्यार तो कुछ अलग ही लगा मुझे। तो तब इस वजह से मैंने बीच में तो मैं निगेटिव हो गई थी एक बार थोड़ा सा, पर फिर मुझे यहाँ का प्यार और बहनों का प्यार देखकर थोड़ा सा मतलब मुझे ऐसा लगा कि ऐसा प्लेटफॉर्म कहीं नहीं मिला। जो मेरे पास मेरे साथ ही थे, वो तो कभी ऐसा भी नहीं पूछते थे क्या सुख है क्या दुख है। लेकिन इस प्लेटफॉर्म में ऐसी प्यारी प्यारी बहनें हैं, जो कि थोड़ा सी भी मतलब परेशानी हुई तो वो पहले पूछ देती कि दीदी क्या परेशानी है। और कुछ पहले भी जैसे मैं उनको टीम को बताती हूँ, फोन करती हूँ, तो वो पहले पूछ देते हैं कि कुछ भी चीज की कैसे हो। तो उनको लग जाता है कि दीदी परेशान है, तो परेशानी के बारे में पूछ देती है। तो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है। और मैं तो ज्यादा क्या बोलूं, मैं तो बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ अपने आप को कि ऐसे अपलाइन मिले हैं, और ऐसे मेरे डाउनलाइन मिले हैं। और इन बहनों के साथ जीने का कुछ कुछ करके हम जी रहे हैं, और इस सिस्टम को सीख रहे हैं। और मैं तो ज्यादा क्या बोलूंगी, और मैं अपने गुरु के लास्ट में एक पंक्ति बोलूंगी बस, और मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, कुछ बोलना नहीं आता है। और मैं अपने गुरु को एक पंक्ति बोलूंगी और कुछ नहीं बोलूंगी। आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। और अंत में मैं आपको एक पंक्ति समर्पित करती हूँ। पंक्तियां है समर्पित कर, गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना ज्ञान नहीं, जीवन जीवन में कोई मान नहीं, गुरु बिना ज्ञान नहीं, जीवन में कोई मान नहीं। गुरु वह दीपक है, गुरु वह दीपक है, जो हमारे अज्ञान को अंधकार में बदल देते हैं, जो हमारे अज्ञान को अंधकार में बदल देते हैं। और गुरु का ज्ञान हमें जीवन की सच्ची राह बताते हैं, और गुरु का ज्ञान हमें जीवन का सच्ची राह बताते हैं। गुरु का स्थान भगवान से भी ऊंचा होता है, गुरु का स्थान हमेशा भगवान से भी ऊंचा होता है। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ सभी बहनों को, और ग्रेट गुरु आशीष वशिष्ठ भैया जी को भी, और सुषमा बिष्ट बहन जी को भी, और रिम्पी बहन को भी, अपनी आप बहनों को भी। और जो कुछ भी गलतियां हुई होगी तो क्षमा करना, और धन्यवाद। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। और बहुत ही जबरदस्त आपकी कहानी रही है, और एक ट्रू स्टोरी आपकी रही है। आपने अपना अनुभव शेयर किया है यहाँ पे, और सच में बहुत कुछ सीखने को मिला है, और इतना कॉन्फिडेंस आ गया है आपके अंदर, सच में प्राउड ऑफ यू। ये इस बिजनेस की ताकत है। जो पहले मंच पे आने के लिए डरते थे, आज वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं, तो विश्वास नहीं हो रहा है। और बहुत कुछ सीखने को मिला है मुझे भी आज। क्या माइंडसेट है दीदी आपका, क्या जुनून है, क्या धैर्य है, सैल्यूट है आपको। और सच में साथियों, लोग पागल बोलना भी शुरू कर देते हैं। जब हम इस चीज को भी बर्दाश्त करके आगे बढ़ते हैं ना, तब जाकर शकुंतला राणा दीदी जैसे लीडर तैयार होते हैं, जो अपने ही कहने लगते हैं कि ये तो पागल हो गए हैं,